हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में 3 चैप्टर्स का रिवीजन। पहला चैप्टर है टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम्स और दूसरा चैप्टर है असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें हम नॉर्मल टैक्स रेट समझेंगे रेगुलर टैक्स रेजिम के हिसाब से, और इस चैप्टर में हम रिबेट और रिलीफ का भी कंसेप्ट समझेंगे। और तीसरा चैप्टर आज हम समझेंगे एग्रीकल्चरल इनकम। इस वीडियो की इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि स्पेशल इनकम्स पर स्पेशल टैक्स रेट लगती है। तो पहली स्पेशल इनकम है सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनीज पर या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट की लिस्टेड यूनिट्स पर, और ये सेल ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर हुआ, जिसकी वजह से उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी लग गया। ये ट्रांजैक्शन हुआ हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी और एनएससी पर। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन तीन चीजों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और उस सेल ट्रांजैक्शन पर एसटीटी लगा था। तो इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट लगेगी 20%। ये टैक्स रेट 20% हुई है 23 जुलाई 2024 से। इससे पहले हुआ करती थी 15%। ठीक है, तो ज्यादा तो आपको अभी प्रेजेंट में रेट क्या है वो याद रखनी है, 20%। फिर ये स्पेशल इनकम है, इसमें से आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस लेस नहीं कर सकते। स्पेशल इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6A के डिडक्शन लेस करना अलाउ नहीं होता है, तो डिडक्शन लेस नहीं होंगे। अब एक खास बात सुनिए, अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ है तो उसके अगर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह जाए तो वो ये शॉर्टफॉल इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकता है। बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? नॉर्मली रेगुलर टैक्स रेजिम में होती है 2.5 लाख 3 लाख, और अगर वेरी सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 इयर्स या उससे अबोव है तो 5 लाख भी होती है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट होती है 4 लाख। ये बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट वाली जो इनकम है इस पर टैक्स बनता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब एक लिमिट तक टैक्स 0% लगता है, उसको हम कहते हैं बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। अब एक बात समझिए कि अगर एसएससी को बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह गई तो वो ये शॉर्टफॉल इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A में कवर्ड है उससे भी क्लेम कर सकता है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एसएससी के पास अदर इनकम है 2,40,000 और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख, और बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट उस पर एप्लीकेबल हो रही है रेगुलर टैक्स रेजिम में 2.5 लाख। तो ये नॉर्मल इनकम पर पहले क्लेम करेगा बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, पहले नॉर्मल इनकम 2,40,000 के अगेंस्ट क्लेम करेगा ये 2.5 लाख की बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट। तो ये क्लेम करने में इसकी 10,000 की शॉर्टफॉल रह जाएगी। ये शॉर्टफॉल इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकता है। इसका मतलब इफेक्टिवली ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा? 1,90,000 टैक्सेबल होगा। तो अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट एचयूएफ है, तो उसको ये शॉर्टफॉल एडजस्ट करने का राइट मिल जाएगा इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से अगर बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रही है तो वो लेस हो जाएगी, और जो बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा उस पर टैक्स रेट लग जाएगी जैसे 20%। ठीक है, तो देखिए आपको दो टैक्स रेट याद रखनी है। अगर डीओटी प्रायर टू 23 जुलाई 2024 है तो पहले इस पर टैक्स रेट हुआ करती थी 15%, लेकिन अगर डेट ऑफ ट्रांसफर है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो टैक्स रेट 20% हो गई है। तो ये जो बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा शॉर्टफॉल एडजस्ट करने के बाद उस पर टैक्स रेट लग जाएगी। ठीक है, खास बात समझिए, टर्म कैपिटल गेन नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 111A हुआ, मतलब इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जो सेक्शन 111A की कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल है, उस पर AAA टैक्स रेट लगेगी। AAA टैक्स रेट का मतलब एज एप्लीकेबल टू एसएससी रेट, मतलब नॉर्मल टैक्स रेट उस पर्सन पर लग जाएगी। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 111A में कवर्ड नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, एक होता है कवर्ड बाय सेक्शन 111A और एक होता है नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 111A।
जो कवर्ड बाय सेक्शन 111A उस पर तो 20% टैक्स रेट लग जाएगी, और जो नॉट कवर्ड बाय सेक्शन 111A है उस पर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगी। फिर हम समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट का सेक्शन है सेक्शन 112, और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स रेट पहले 20% थी अगर डेट ऑफ ट्रांसफर प्रायर टू 23 जुलाई 2024 है, प्रायर टू 23 जुलाई 2024, तो उस पर टैक्स रेट 20% थी। अभी अगर डेट ऑफ ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 हो तो टैक्स रेट 12.5% है। ठीक है, तो 12.5% टैक्स रेट है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। अब सुनिए, चूंकि ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी स्पेशल इनकम है, तो इस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस लेस नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं होंगे। और यहां पर भी ये बात दे रखी है कि अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ है और बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में उसकी शॉर्टफॉल रह जाए तो वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकता है। फिर जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा उस पर टैक्स रेट लग जाएगी 20%, या अभी एट प्रेजेंट क्या है 12.5% लग जाएगी। अब एक टैक्स रेट का ऑप्शन समझना, हमने कैपिटल गेन चैप्टर में भी इसकी बात की थी। ये ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ को ही मिलता है। ये ऑप्शन क्या कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट कैलकुलेट करते हो तो उस पर टैक्स रेट 12.5% लगेगी, लेकिन अगर आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन बेनिफिट कैलकुलेट करते हो तो इस पर 20% टैक्स रेट लगेगी। अच्छा, पे क्या करना है? हमने दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट कर लिया, एक तो 12.5% वाला और एक 20% वाला। पे क्या करना है? जो विचएवर इज लोअर है वो पे करना है। ठीक है, तो यहां पर गवर्नमेंट इंडेक्सेशन करने का ऑप्शन दे रही है। वैसे कैपिटल गेन चैप्टर से इंडेक्सेशन हट चुका है। 23 जुलाई 2024 के ऑन और आफ्टर कैपिटल गेन चैप्टर से इंडेक्सेशन हट चुका है। ठीक है, अब एक खास बात समझना, जब आप कैपिटल गेन हेड में इनकम कंप्यूट करते हो तो आपको वहां पर इंडेक्सेशन नहीं करना है, लेकिन जब आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो आप ये यहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर फिर 20% टैक्स रेट का आपको ऑप्शन मिलेगा। बट ये टैक्स रेट का ऑप्शन है जो कब मिलेगा? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त। कैपिटल गेन हेड में जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तब इंडेक्सेशन नहीं करना है। इंडेक्सेशन कब करना है? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम हमें दो तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है, और पे क्या करना है? जो विचएवर इज लेस है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशनल है। कंडीशन क्या? एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ होना चाहिए, और जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और जो एसेट ट्रांसफर की गई है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सिर्फ लैंड, बिल्डिंग और बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो रेजिडेंशियल हो सकती है, कमर्शियल हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है, बट होनी इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए। और ये एसएससी ने एक्वायर की थी बिफोर 23 जुलाई 2024 और ट्रांसफर की है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी तो टैक्स रेट पर ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इंडेक्सेशन कर सकते हो तो टैक्स रेट 20%, और अगर इंडेक्सेशन नहीं करते हो फिर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है उस पे 12.5%। और जिस भी ऑप्शन में आपका टैक्स लोअर आ रहा है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये ऑप्शन मिलेगा कब? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम। कैपिटल गेन हेड में इनकम कंप्यूट करते टाइम ये ऑप्शन नहीं है। कैपिटल गेन हेड में तो इंडेक्सेशन नहीं करना है। ये बात इंडेक्सेशन करने की अप्लाई कब होगी? टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं सेक्शन 112A। सेक्शन 112A भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सेक्शन है, और वो ध्यान है आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजें अगर आप बेचते हैं तो उस पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो चीजें हैं क्या? वो है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और उस पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा। कब? सेल करते टाइम, ट्रांसफर करते टाइम उस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगा। ठीक है, चाहे इक्विटी शेयर्स थे चाहे यूनिट्स थे, सेल पर तो एसटीटी लगना ही चाहिए। अच्छा, क्या परचेस करते वक्त भी इस पे एसटीटी लगा हुआ होना चाहिए? उसके लिए एक बात समझते हैं,
ये परचेस पे भी एसटीटी लगा होना चाहिए अगर ये इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए गए ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो परचेस ऑफ इक्विटी शेयर्स पे भी एसटीटी लगा होना चाहिए, अदरवाइज परचेस पर एसटीटी लगे होने की कोई कंडीशन नहीं है। सेल पर तो एसटीटी लगा ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 112 ए में कवर हो रहा है उस पर टैक्स रेट क्या लगेगी। उस पर 1.25 लाख रुपए तक 0% टैक्स लगेगा, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1.25 लाख है उस पर 10% टैक्स रेट थी पहले, अगर डीओटी बिफोर 23 जुलाई 2024 है। लेकिन अगर डीओटी 23 जुलाई 2024 के ऑन और आफ्टर है तो जो 1.25 लाख के ऊपर वाला एलटीसीजी है उस पर 12.5% टैक्स रेट लगेगी। ठीक है, और अगर लॉस हो गया है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है सेक्शन 112 ए वाला, तो क्या हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं एज पर नॉर्मल रूल्स। अब चूंकि ये भी स्पेशल इनकम है ना, तो इस पे भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस अलाउ नहीं होंगे। फिर वही बात कि अगर एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट एचयूएफ है और उसको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में शॉर्टफॉल रह जाए तो वो ये शॉर्टफॉल इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, 1.25 लाख रुपया पहले लेस होगा क्योंकि उस पे तो 0% टैक्स है, फिर शॉर्टफॉल लेस होगी, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्लेम करने में जो शॉर्टफॉल रही है वो लेस हो जाएगी। फिर जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पे टैक्स रेट लगेगी 10% या 12.5%, जैसा भी केस हो। अभी एट प्रेजेंट 12.5% है। अब बात करते हैं अगर सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर आप कन्वर्जन नहीं करेंगे, वो कैपिटल गेन हेड में हमने फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 समझा था, ध्यान है। पहले हमने कैपिटल गेन वहां कंप्यूट किया था फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी में कंप्यूटेड कैपिटल गेन को हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया था, याद है? वहां पर हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। लेकिन अगर ये सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो वाला कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सेक्शन 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें कंप्यूट करना है विदाउट कन्वर्जन। और ध्यान रहे, सेक्शन 112A वाला कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट वैसे भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है सेक्शन 112A का कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम। और इस पर खास बात आपको ध्यान है, वो 87A की टैक्स रिबेट मिलती है बेसिक टैक्स में से, वो रेगुलर टैक्स रेजिम में मैक्सिमम 12,500 वाली मिलती है, और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मैक्सिमम 60,000 मिलती है बेसिक टैक्स में से। वो टैक्स रिबेट जो सेक्शन 87A वाली है वो भी हम इस सेक्शन 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 115BB की, कैजुअल इनकम पर टैक्स रेट का सेक्शन अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। तो ये सेक्शन ऑल एसएससी पर एप्लीकेबल है, एसएससी चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। और ये कैजुअल इनकम आपको पता ही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सेट टैक्सेबल होती है, और इन इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया तो अलाउ होता ही नहीं है। तो ये रेस्ट्रिक्शन डाला हुआ है गवर्नमेंट ने सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 में कि कैजुअल इनकम को कमाने के लिए किया गया कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 में। फिर कोई भी लॉस कैजुअल इनकम से आप सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, कैजुअल इनकम से किसी भी टाइप का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता, चाहे वो नॉर्मल लॉस है, चाहे एबनॉर्मल लॉस है, चाहे इवन कैजुअल लॉस ही क्यों नहीं है, कोई भी लॉस आप कैजुअल इनकम से सेट ऑफ कर ही नहीं सकते। और चूंकि ये भी स्पेशल इनकम है तो इस स्पेशल इनकम के अगेंस्ट चैप्टर 6A के डिडक्शंस भी क्लेम नहीं किए जा सकते। अब इस पे तो बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक क्लेम करना अलाउ नहीं है, तो बेनिफिट ऑफ बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट भी आप इस पर क्लेम नहीं कर सकते। जैसे किसी को तो कैजुअल इनकम 2.5 लाख रुपए ही हुई, वो बोले कि इस पे तो 0% टैक्स लगेगा, तो इस पे तो टैक्स रेट 30% लगेगी ही। क्यों? आप बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट इस कैजुअल इनकम पर क्लेम नहीं कर सकते हैं। और ये इस पे टैक्स रेट का सेक्शन है सेक्शन 115BB, बेसिक टैक्स रेट है 30% और सरचार्ज भी लगेगा अगर एप्लीकेबल है तो। आज हम सरचार्ज की बातें भी समझेंगे। फिर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस के सेक्शन भी हम पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर में, वहां पर हम पढ़ेंगे सेक्शन 194B 194BB वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन ये सेक्शन जो है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि उसके लिए तो गवर्नमेंट ने अलग से सेक्शन बनाया है, सेक्शन 115 बीबीजे, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स वगैरह की विनिंग पर टैक्स रेट 30% है, इसका गवर्नमेंट ने अलग से सेक्शन बना दिया, सेक्शन 115 बीबीजे। तो ऑनलाइन गेम्स के जैसे एग्जांपल्स ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और प्रोबो ऐप पर जो ऑनलाइन गेम्स लोग खेलते हैं उनको विनिंग का पैसा मिलता है, उस पर टैक्स रेट 30% लगती है। और सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो वो भी लगेगा, और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। इसका टीडीएस चैप्टर में हम कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 194 BA। ठीक है, 194 BA अभी से याद रख लो कि BA 194 BA बड़े एडिक्ट हो जाते हैं वो लोग जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो BA बड़े एडिक्ट। ठीक है, तो हम ये बात पढ़ेंगे टीडीएस चैप्टर में। फिर हम पढ़ते हैं सेक्शन 115 BBE, जो इनकम सेक्शन 68 से लेकर 69D में हमने पढ़ी थी, आपको याद है एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर हमने पढ़ा था, वो कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट याद आया। तो जो इनकम इन सेक्शंस पे कवर्ड है उस पर बेसिक टैक्स रेट लगती है 60%, और इस इनकम को कमाने के लिए कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, कोई भी एक्सपेंडिचर आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर एक बात और समझिए, इन इनकम से तो आप कोई लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, और चैप्टर 6 के डिडक्शंस भी क्लेम नहीं कर सकते, और बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी इन इनकम के अगेंस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते। और ये सारी बातें किससे मैच करती है, कैजुअल इनकम की तरह इनका ट्रीटमेंट होगा। और हाँ, कैजुअल इनकम पर तो उल्टे 30% टैक्स रेट थी बेसिक, यहां पर है 60%। और एक बात और, इन इनकम्स का जो टैक्स बनेगा ना उस पर सेक्शन 87A की टैक्स रिबेट भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम चैप्टर। अब आज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर आज रेगुलर टैक्स रेजिम, जो ओल्ड टैक्स रेजिम है वो पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिबेट और रिलीफ का कंसेप्ट। तो रेगुलर टैक्स रेजिम मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, पहले टोटल इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो टोटल इनकम का कंप्यूटेशन समझते हैं। तो इंडिविजुअल एचयूएफ की बात चल रही है, पहले हम हेडवाइज इनकम कंप्यूट करेंगे, और जो इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है उनको हम इनर कॉलम में शो करेंगे और उन पर एग्जम्पशन ले लेंगे। जो इनकम एग्जेम्प्ट है उस पर हम एग्जम्पशन ले लेंगे, एग्जम्पशन हम इनर कॉलम में रिपोर्ट कर देंगे, और टैक्सेबल कितना है 0 वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो उनको शो तो किया जाएगा, वो जो इनकम एग्जेम्प्ट है उनको इनर कॉलम में शो तो किया जाएगा, रेस्पेक्टिव हेड में शो किया जाएगा, लेकिन एग्जेम्प्टेड इनकम आपको पता है ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनती है। फिर हम अप्लाई करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। देखो, पहले हम 5 हेड की इनकम लिख देंगे, उसके बाद हम क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर अप्लाई करेंगे और एग्रीगेशन ऑफ इनकम चैप्टर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर अप्लाई करेंगे, तब जाके आती है हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम GTI, इस तरीके से आती है। ठीक है, तो कई लोग सोचते हैं 5 हेड की इनकम ऐड कर दी तो GTI आ जाती है, नहीं, 5 हेड की इनकम के बाद भी हमें 3 चैप्टर्स का इफेक्ट देना पड़ता है। पहला है क्लबिंग ऑफ इनकम, दूसरा है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, और तीसरा है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर। उसका इफेक्ट देने के बाद हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम आती है, और इसमें से हम चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस करते हैं, तब जाके टोटल इनकम आती है। जो टोटल इनकम आई उसको राउंड ऑफ किया जाएगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ठीक है, इसका मतलब अगर आपकी टोटल इनकम है सपोज 10,85,844, तो इसको राउंड ऑफ किया जाएगा। हम चेक करेंगे कि लास्ट डिजिट आपका 5 रुपए या 5 रुपए से कम है, तो वो 0 बन जाएगा, तो हम उसको यहां रिपोर्ट करेंगे 0। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर लास्ट डिजिट 5 होता या 6 होता तो उसको हम राउंड ऑफ करके 10 की राउंडिंग कर देते और इसको 50 कर देते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग कर दी जाती है टोटल इनकम की टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ये बात सेक्शन 288A में दे रखी है। फिर ये हमने टोटल इनकम कंप्यूट किया भी, अब बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करें, वो भी रेगुलर टैक्स रेजिम यानी ओल्ड टैक्स रेजिम की आज बात चल रही है। तो बहुत ही सिंपल है, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करें। स्पेशल इनकम पर हमने अभी कंप्लीट किया कि स्पेशल इनकम पर तो स्पेशल टैक्स रेट लगती है,
हमने पढ़ा सेक्शन 111 ए वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सेक्शन 112 ए वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 115 बीबी कैजुअल इनकम, 115 बीबी जो वो ऑनलाइन गेम की विनिंग और 115 बीबी जो इनकम सेक्शन 68 से 69 डी में कवर्ड है, उस पर 115 बीबी ई लगती है। ठीक है, और आपको पता है इस पर इफेक्टिव टैक्स रेट कितनी हो जाती है? 78% हो जाती है। क्यों? इसमें तो बेसिक ही 60% है और 25% इस पर सरचार्ज ऐड होता ही है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड हो जाता है, तो इन इनकम पर तो इफेक्टिवली 78% टैक्स रेट लग जाती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि स्पेशल इनकम पर पहले स्पेशल टैक्स रेट लग जाएगी, फिर जो नॉर्मल इनकम बचती है उस पर स्लैब रेट अप्लाई होगी। स्लैब रेट अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो अब एक बात और समझिए, आज ही वो बात हम समझेंगे, अगर एसएससी के पास एग्रीकल्चरल इनकम है तो उस पर पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम भी अप्लाई होगी, मतलब वो भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते टाइम कंसीडर की जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट लगाई और नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट अप्लाई की। ठीक है, तो ये तो अभी हमारा आया है बेसिक टैक्स। तो बेसिक टैक्स आया अभी, तो इसमें से अगर हमको 87A की टैक्स रिबेट अलाउएबल है तो लेस हो जाएगी। वो अलाउ होने की कुछ कंडीशंस हैं, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो 87A की टैक्स रिबेट लेस हो जाएगी, तब आ जाएगा नेट बेसिक टैक्स। फिर नेट बेसिक टैक्स में सरचार्ज ऐड करेंगे, आज हम सरचार्ज का भी कंसेप्ट समझेंगे। अगर अप्लीकेबल है सरचार्ज तो वो ऐड हो जाएगा, बट सरचार्ज जब लगता है तो कुछ सिचुएशन में सरचार्ज में से मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज लेस होती है। तो अगर वो अलाउएबल है एमआरएस, उसको हम शॉर्ट में एमआरएस बोलेंगे, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज, वो लेस हो जाएगी। तो वो सरचार्ज में से एमआरएस लेस हो गई, सरचार्ज में से एमआरएस लेस हो गई तो नेट सरचार्ज आएगा। तो बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज आ गया हमारे पास। अब इस बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और ऐड हो जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा टैक्स बिफोर रिलीफ। ये हम टोटल टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, उसमें से रिलीफ लेस होगी सेक्शन 86 की और 89 की और 1990 और 91 की। ये मैं बात कर चुका हूं, 1990 91 ये डबल टैक्सेशन की रिलीफ कहलाती है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपके सीए इंटर के कोर्स में तो एक ही रिलीफ है 89 की रिलीफ, वो आज हम पढ़ेंगे। और 86 वाली रिलीफ वो आपके कोर्स में नहीं है, फाइनल के कोर्स में है, वो पार्टनर को मिलती है। ठीक है, तो आपके कोर्स में तो एट प्रेजेंट सिर्फ 89 की रिलीफ है, वो आज ही हम पढ़ेंगे। फिर टैक्स लायबिलिटी आ गई रिलीफ लेस होने के बाद। अब एसएससी के जो भी प्रीपेड टैक्सेस है वो लेस हो जाएंगे। प्रीपेड टैक्सेस जैसे एसएससी ने अपना टैक्स एडवांस में पे कर रखा है तो वो लेस हो जाएगा। किसी ने एसएससी का टीडीएस डिडक्ट किया तो उसकी एसएससी को क्रेडिट मिलेगी। एसएससी से किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया तो एसएससी को उसकी क्रेडिट मिलेगी टीसीएस की, वो यहां लेस हो जाएगी। या ईयर एंड होने के बाद बट आईटीआर फाइल करने से पहले एसएससी ने अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, वो भी यहां पर लेस हो जाएगा। अब आएगा अब क्या बैलेंस टैक्स पेबल है, ठीक है, या रिफंडेबल भी आ सकता है। ठीक है, तो पेबल आया है चाहे रिफंडेबल आया है, उसकी भी राउंडिंग होगी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ठीक है, जैसे हमने या ऊपर समझा था। ठीक है, वो हमने टोटल इनकम की राउंडिंग समझी थी टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। और हाँ, जो टैक्स आ जाता है बैलेंस पेबल और रिफंडेबल, उसकी भी राउंडिंग ऑफ होती है टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। बट उसका सेक्शन क्या था 288A और इसका सेक्शन क्या है 288B। ठीक है, चलो अब एमआरएस का कंसेप्ट पहले हम सरचार्ज की बातें समझेंगे, उसके बाद हम एमआरएस के पॉइंट पे आएंगे। चलिए अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि रेगुलर यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में किसी इंडिविजुअल एचओएफ एओपी बीओआई या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट क्या लगती है। प्रीवियस या 25-26 यानी असेसमेंट या 26-27 के लिए बात कर रहे हैं हम। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मतलब हम बात कर रहे हैं जो कॉलम 2 और कॉलम 3 के अलावा है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल, तो वो चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है वो। और साथ ही साथ अब ध्यान रखना ये टैक्स रेट हम बात चल रही है एचयूएफ पे भी यही लगेगी, एओपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, सब पे टैक्स रेट यही लगेगी, चाहे वो रेजिडेंट इन इंडिया है चाहे नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है।
तो टैक्स रेट क्या लगेगी? अगर टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो निल। ये 2.5 लाख क्या हुआ? बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, उस पर टैक्स रेट लगता है 0। और जो इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की है उस पर टैक्स लगता है 5% बेसिक टैक्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक टैक्स की बात कर रहे हैं। जो इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम है उस पर टैक्स लगता है 20%, और जो इनकम 10 लाख के एक्सीडिंग है उस पर 30% टैक्स लगता है। अब अगर एसएससी सीनियर सिटीजन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और वो रेजिडेंट इन इंडिया है, और उसकी एज जो है, सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज कम से कम 60 साल है, 60 साल है, और लेकिन 80 ईयर्स से बिलो है, तो वो जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 80 ईयर्स से बिलो है लेकिन कम से कम 60 साल है, तो उसके लिए बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट हो जाएगी 3 लाख। 2.5 लाख की जगह 3 लाख, और उस पर टैक्स कितना लगेगा? 0%। ठीक है, फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम पर 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20%, और जो इनकम 10 लाख को एक्सीड कर गई उसको 30% टैक्स रेट लगेगी। फिर हम बात करते हैं कॉलम 3, वेरी सीनियर सिटीजन, मेल है चाहे फीमेल है, और वो रेजिडेंट इन इंडिया है और उनकी एज कम से कम 80 ईयर्स है। ठीक है, तो टोटल इनकम 5 लाख, 5 लाख तक उनको बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, मतलब 5 लाख तक की उनकी इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम पर 20% लगेगा, मतलब इनके लिए 5% टैक्स रेट का कॉलम ही नहीं है। और 10 लाख से ऊपर वाली जो इनकम है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। अब बेसिक टैक्स हमने कंप्यूट किया, ये सब हमने कंप्यूट किया है बेसिक टैक्स ही कैलकुलेट किया अभी तक। ठीक है, अब ये बेसिक टैक्स में हम जोड़ेंगे सरचार्ज, अगर अप्लीकेबल है तो। आज ही हम सरचार्ज का कंसेप्ट समझेंगे। फिर बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज जो आया, सरचार्ज आने के बाद एमआरएस, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज लेस होगी, तब जाके नेट सरचार्ज आएगा। फिर बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज को जोड़ेंगे, उसका 4% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तब जाके टोटल टैक्स आएगा। ठीक है, और ये एज लिमिट हमको कब चेक करनी होती है कि एसएससी 60 साल का है, 80 साल का है, कब चेक करनी है? ये एज लिमिट हमें चेक करनी होती है एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर पर। फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर पर हमको एज लिमिट चेक करनी है। जैसे अगर किसी पर्सन का जन्म 1 अप्रैल को हुआ है तो उसकी प्रीसीडिंग डेट 31 मार्च को उतनी उसकी कितनी एज कंप्लीट मानी जाएगी? फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का बर्थडे फॉल करता है, फॉर एग्जांपल उसका बर्थडे 60वां बर्थडे फॉल करता है 1 अप्रैल 2026 को, ये फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, तो 1 अप्रैल 2026 को अगर उसका बर्थडे फॉल करता है 60वां, तो उसकी 60 साल की एज कंप्लीट कब मानी जाएगी? 31 मार्च 2026 को। तो प्रीसीडिंग डेट 31 मार्च 2026 को ही उसकी 60 साल की एज कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 87A की टैक्स रिबेट। अभी बात चल रही है अपनी ओल्ड टैक्स रेजिम यानी रेगुलर टैक्स रेजिम की। तो टैक्स रिबेट कब हम क्लेम कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, बेसिक टैक्स में से लेस होगी। ठीक है, बेसिक टैक्स में से मिलती है टैक्स रिबेट, कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो। वो कंडीशन क्या है? एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, वो चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, और उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक ही है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। और टोटल इनकम का मतलब क्या? चैप्टर 6 के डिडक्शंस लेस होने के बाद टोटल इनकम 5 लाख तक ही है तो ही टैक्स रिबेट मिलेगी। ध्यान रहे, टैक्स रिबेट कंडीशनल है। अगर टोटल इनकम 5 लाख को एक्सीड कर गई तो टैक्स रिबेट मिलेगी ही नहीं। ठीक है, और अगर मिल रही है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो कितनी मिलेगी? बेसिक टैक्स जो भी आ रहा है उसका 100% और 12,500 विच एवरेज लेस, इतनी टैक्स रिबेट मिल जाती है। अब बात करते हैं, क्या यह टैक्स रिबेट नॉर्मल इनकम के टैक्स में से लेस होगी? ये सेक्शन 111A वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से भी लेस होगी, और ये 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से भी लेस होगी। लेकिन ध्यान रहे, ये सेक्शन 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से लेस नहीं होगी, वो आपको यहां दे रखा है। और जब हमने सेक्शन 112A पढ़ा था वहां पर भी हमने ये पढ़ा था कि सेक्शन 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है उसके टैक्स में से 87A की टैक्स रिबेट नहीं मिलती है, और कैजुअल इनकम के टैक्स में से भी ये टैक्स रिबेट लेस नहीं होगी। और हमने वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम पढ़ी थी सेक्शन 115 BBE में, उसके टैक्स में से भी ये टैक्स रिबेट क्लेम करना अलाउ नहीं है। ठीक है,
तो अभी मैंने बोला देखो नॉर्मल इनकम के टैक्स में से तो क्लेम कर सकते हैं ये टैक्स रिबेट, लेकिन ये बात तो कुछ स्पेशल है कि सेक्शन 111A के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से भी ये रिबेट लेस हो जाएगी, और सेक्शन 112A के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सेक्शन 112 के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से भी ये रिबेट लेस हो जाएगी। लेकिन जब ये बातें रेगुलर टैक्स रेजिम की है, जब हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि स्पेशल इनकम का जो स्पेशल टैक्स है उसमें से ये टैक्स रिबेट मिलती नहीं है। ठीक है, वहां डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हम पढ़ेंगे। यहां हम क्या देख रहे हैं कि सेक्शन 111A का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या सेक्शन 112 वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसके टैक्स में से रेगुलर टैक्स रेजिम में तो ये 87A की टैक्स रिबेट मिलती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब सरचार्ज का पॉइंट आ चुका है। सरचार्ज हम सीख रहे हैं अभी रेगुलर टैक्स रेजिम यानी ओल्ड टैक्स रेजिम में सरचार्ज की रेट क्या है, ये हम पढ़ रहे हैं। अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, वीओआई या एजेपी है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, सरचार्ज अगर किसी पर्सन, सरचार्ज ध्यान रखना सिचुएशनल है, टोटल इनकम 50 लाख तक है, सरचार्ज लगता ही नहीं है, 0%। ठीक है, टोटल इनकम 50 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में सरचार्ज पूरी इनकम पर लगेगा। ऐसे मत समझना कि 50 लाख से एक्सीडिंग वाला जो टैक्स है वो 1 करोड़ के बीच उस पे ही 10% लगेगा, नहीं, सरचार्ज सिचुएशनल है तो पूरी इनकम के टैक्स पर लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा? 10%। ये हम इनकम की रेंज देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं कि टोटल इनकम किस स्लैब में फॉल कर रही है, वो सिचुएशन देखने के बाद सरचार्ज तो पूरी इनकम के टैक्स पे लगेगा। ठीक है, फिर टोटल इनकम अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है लेकिन 2 करोड़ को एक्सीड नहीं की है तो सरचार्ज लगेगा 15%। ये 10% और 15% वाला जनरल सरचार्ज कहलाता है। और हाँ, एक एनहांस्ड सरचार्ज भी है। वो क्या है और कब लगता है? जब टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा हो। 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 25% सरचार्ज लगेगा, और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है टोटल इनकम तो फिर सरचार्ज 37% लगेगा। और मैंने पहले ही बोला सरचार्ज तो सिचुएशनल है। ठीक है, जैसे इस सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं तो पूरी इनकम के, पूरी टोटल इनकम के बेसिक टैक्स पर 37% लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ के ऊपर वाली जो इनकम है उसके टैक्स पर 37% लगेगा, पूरी इनकम के टैक्स पर 37% लगेगा। ठीक है, अब एक बात समझना, हमने 2 टाइप के सरचार्ज यहाँ डिस्कस किए, जनरल सरचार्ज और एनहांस सरचार्ज। अब एक स्पेशल बात समझना, गवर्नमेंट का कहना है ये एनहांस्ड सरचार्ज कुछ सिचुएशन में नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? अगर एसएससी की टोटल इनकम में सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है, या सेक्शन 112 और 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है, या डिविडेंड इनकम शामिल है। 4 टाइप की इनकम, स्पेसिफाइड इनकम बोली गई है यहाँ पर। सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। तो अगर एसएससी की टोटल इनकम में, इसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा स्पेसिफाइड इनकम, तो अगर टोटल इनकम के अंदर स्पेसिफाइड इनकम शामिल है तो जनरल सरचार्ज ही लगेगा। ठीक है, इसका मतलब स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा। उस सिचुएशन में सरचार्ज 15% से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर एनहांस सरचार्ज लगने की नौबत नहीं आएगी, उस पर जनरल वाला ही लगेगा। और जनरल वाला सरचार्ज ज्यादा से ज्यादा कितना है? 15%, वही लगेगा। ठीक है, इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स फटाफट डिस्कस करते हैं। तो पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए, टोटल इनकम 50 लाख तक है तो सरचार्ज 0 लगता है। 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ के बीच में है तो 10% लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में टोटल इनकम तो 15% लगता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में टोटल इनकम तो 25% लगता है। और टोटल इनकम 5 करोड़ से ही एक्सीड कर जाए तो 37% लगता है। बट हाँ, टोटल इनकम के अंदर स्पेसिफाइड इनकम शामिल है तो उसके टैक्स पर एनहांस सरचार्ज लगेगा ही नहीं। क्लियर? चलो अब इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से समझना जरूरी है। देखो हम देख रहे हैं टोटल इनकम है एसएससी की, ये लैक्स में दे रखी है, लैक्स में। ठीक है, लाख रुपीस में दे रखी है। तो स्पेसिफाइड इनकम है 25 लाख और अदर इनकम है 22 लाख। ठीक है, अभी 50 लाख से ऊपर हुआ ही नहीं है तो सरचार्ज तो लगेगा ही नहीं।
स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पे भी नहीं लगेगा और नॉर्मल इनकम अदर इनकम के बेसिक टैक्स पे भी नहीं लगेगा। अब समझिए दूसरा केस। स्पेसिफाइड इनकम है 52 लाख और अदर इनकम है 45 लाख, टोटल हो गया 97 लाख। अभी टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर हो गई, लेकिन अभी तक तो जनरल वाला ही सरचार्ज लगेगा क्योंकि एनहांस सरचार्ज तो 2 करोड़ के ऊपर लगता है। तो अभी सिर्फ हम जनरल वाला ही सरचार्ज लगा देंगे, कितना 10%, ठीक है, तो 10% लग जाएगा। फिर अगर टोटल इनकम 117 है 117 लाख तो 1 करोड़ के ऊपर हो गया। अब इसके कंपोनेंट चेक करेंगे, लेकिन अभी भी ये 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है, एनहांस सरचार्ज लगने की नौबत नहीं आएगी, अभी जनरल सरचार्ज ही लगेगा, ठीक है। लेकिन 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच इनकम है, इसलिए 15% जनरल सरचार्ज लगेगा, ठीक है। अब अच्छे से समझना, ट्रिकी पॉइंट अब आ रहा है, अब ढंग से समझना। अगर टोटल इनकम 347 लाख है, ठीक है, 2 करोड़ मतलब 3 करोड़ 47 लाख है, 2 करोड़ से ऊपर है तो एनहांस सरचार्ज लगेगा। लेकिन अब एक बात अच्छे से समझना, ट्रिकी पॉइंट है, ये जो 3 करोड़ 47 लाख है इसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी अदर इनकम की मानेंगे और सेकंड प्रायोरिटी स्पेसिफाइड इनकम की मानेंगे। तो पहले मानेंगे कि इसके अंदर पहले 47 कवर्ड है अदर इनकम, बाद में 300 स्पेसिफाइड इनकम कवर्ड है। तो ये मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हुई, 2 करोड़ से एक्सीड हुई। लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड होता है तो एनहांस सरचार्ज लगता है, लेकिन 2 करोड़ से एक्सीड होने का कारण क्या है? 2 करोड़ से एक्सीड होने का कारण ये स्पेसिफाइड इनकम है। 2 करोड़ से मेरी टोटल इनकम एक्सीड कर गई, लेकिन वो 2 करोड़ से एक्सीड होने का कारण क्या है? स्पेसिफाइड इनकम, और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर तो एनहांस्ड सरचार्ज लगता ही नहीं है, इसलिए जनरल वाला ही लगेगा 15%। समझे टेक्निकल पॉइंट? चलो अब समझिए, अगर टोटल इनकम 647 है मतलब 6 करोड़ 47 लाख, तो ये तो 5 करोड़ से ऊपर हो गई, और 5 करोड़ से टोटल इनकम ऊपर होती है तो वो 37% वाला एनहांस सरचार्ज लग जाता है, ठीक है। लगेगा या नहीं हमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? इस 647 के अंदर पहले प्रायोरिटी अदर इनकम की मानेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले अदर इनकम की मानेंगे और बाद में मानेंगे स्पेसिफाइड इनकम। तो 5 करोड़ से एक्सीड होने का कारण, 5 करोड़ से टोटल इनकम एक्सीड हो गई, उसका कारण स्पेसिफाइड इनकम है, और स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर तो स्पेसिफाइड इनकम के टैक्स पर तो एनहांस सरचार्ज लगता ही नहीं है, ठीक है, तो इस पे 15% ही लगेगा। अब आगे बात करते हैं, अभी 90 लाख है तो कितना लगेगा? 50 लाख के ऊपर हो गया, 10% लगेगा, जनरल वाला लग रहा है, तब तक सोचना ही नहीं है। अब 1 करोड़ 40 लाख अभी भी जनरल वाला ही लगेगा, 1 करोड़ से ऊपर होती है तो जनरल वाला लगता है 15%, अब नहीं चेक करना है, ठीक है। अब सुनिए, अगर टोटल इनकम 360 लाख है, 360 लाख है तो चेक करेंगे प्रायोरिटी पहले, अभी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर हो गई, 3 करोड़ 60 लाख है, टोटल इनकम 3 करोड़ 60 लाख है, 2 करोड़ से ऊपर है, तो चेक करूंगा पहले इसमें अदर इनकम की प्रायोरिटी मानी जाएगी, देन स्पेसिफाइड इनकम, और 2 करोड़ को एक्सीड होने का कारण ये स्पेसिफाइड इनकम है 300 लाख, ठीक है, तो अगेन एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, 15% वाला ही जनरल सरचार्ज लगेगा। अब बात समझिए आगे, अगर टोटल इनकम 760 लाख है, ठीक है, और इसके अंदर अदर इनकम 60 लाख ही है, तो टोटल इनकम 7 करोड़ 60 लाख है और उसके अंदर 60 लाख अदर इनकम है, इसका मतलब 2 करोड़ को एक्सीड होने का कारण ये स्पेसिफाइड इनकम है। तो अगर कारण 2 करोड़ को एक्सीड होने का कारण स्पेसिफाइड इनकम है तो जनरल सरचार्ज ही लगेगा, इस एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, तो 15% वाला ही लगेगा, ठीक है। फिर अब एक और बात समझते हैं, ये पॉइंट नंबर 12 कर लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 650 लाख है, ठीक है, इसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे 150, फिर तो पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे, देन स्पेसिफाइड इनकम मानेंगे, ठीक है। तो ये अदर इनकम तो 2 करोड़ को एक्सीड हुई नहीं है, 2 करोड़ को एक्सीड होने का कारण क्या है? ये स्पेसिफाइड इनकम, तो अगेन यहाँ पे एनहांस सरचार्ज की नौबत नहीं आएगी, जनरल वाला ही सरचार्ज 15% लगेगा,
ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम है। और आगे फिर समझते 400 लाख की टोटल इनकम है, इसके अंदर अदर इनकम ही 300 लाख है। अदर इनकम ही 300 लाख है, जो कि इंडिविजुअली देखे तो 2 करोड़ के ऊपर हो गई है। तो अब एनहांस सरचार्ज लगेगा ही। ठीक है, देखिए सिस्टम क्या है, अगर अगर लिमिट से एक्सीड 2 करोड़ से ऊपर होने का कारण आपकी स्पेसिफाइड इनकम है तो एनहांस सरचार्ज नहीं लगता है। लेकिन अभी 2 करोड़ से एक्सीड होने का कारण ये अदर इनकम है, तो अब एनहांस सरचार्ज लगने से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, एनहांस सरचार्ज लगेगा ही। ठीक है, कौन सा वाला लगेगा, 25% लगेगा इस अदर इनकम पर। और हाँ, स्पेसिफाइड इनकम 100 लाख है, उस पे तो सरचार्ज एनहांस वाला कभी लगेगा ही नहीं, तो उस पे तो 15% वाला ही लगेगा। ठीक है, फिर अगर टोटल इनकम 550 लाख है, चेक करेंगे इसके अंदर पहले अदर इनकम की प्रायोरिटी मानेंगे, ये अदर इनकम ही 2 करोड़ के ऊपर हो गई। ठीक है, तो फिर इस पे ये इंडिविजुअली देखें अभी, ठीक है, 5 करोड़ से तो ऊपर नहीं हुई अदर इनकम इंडिविजुअली, तो हाँ इस पे 25% सरचार्ज लगेगा अदर इनकम के बेसिक टैक्स पर। और स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर तो 15% से ज्यादा सरचार्ज हो ही नहीं सकता, 15% ही लगेगा। फिर बात करते हैं 650 लाख की टोटल इनकम है और इसके अंदर अदर इनकम देखी, वो तो इंडिविजुअली 5 करोड़ के ऊपर है, और 5 करोड़ के ऊपर होती है टोटल इनकम, तो उसमें तो 37% सरचार्ज लगता है। यहां पर तो ये अदर इनकम इंडिविजुअली ही 5 करोड़ से ऊपर हो गई, तो इस इनकम के बेसिक टैक्स पर अब 37% वाला सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है, और हाँ स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर तो 15% से ज्यादा सरचार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि उस पर तो एनहांस्ड सरचार्ज अप्लीकेबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने सबसे पढ़ा सरचार्ज का कंसेप्ट। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसको रिवाइज करो। 50 लाख तक टोटल इनकम में सरचार्ज लगता नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% लगता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो कितना लगता है, 15% लगता है। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में टोटल इनकम तो 25% लगता है, और अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से एक्सीडिंग है तो 37% लगता है। सरचार्ज का कंसेप्ट समझने के बाद अब हम समझते हैं मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज का कंसेप्ट, वो आपको यहां दे रखा है। तो कंसेप्ट ये है, पहले कंसेप्ट समझना, बाद में हम कैलकुलेशन वाइज भी समझेंगे इसको। कंसेप्ट यह है कि इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या कंसेप्ट है कि इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो उस केस में मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज मिल जाएगी, एमआरएस मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या कंसेप्ट बना रही है, जैसे 50 लाख तक सरचार्ज लगता नहीं है, अब 50 लाख के ऊपर स्लाइटली हायर इनकम गई, थोड़ी सी इनकम ज्यादा ऊपर गई, लेकिन वो होने की वजह से तो पूरी इनकम के टैक्स पर सरचार्ज शुरू से ही लग गया। अब 50 लाख के ऊपर इनकम स्लाइटली हायर गई, लेकिन उस रीजन की वजह से शुरू से ही जो इनकम थी उसके बेसिक टैक्स पर सरचार्ज लग गया। सरचार्ज लगने की वजह से एसएससी का टैक्स इतना बड़ा सरचार्ज लगने की वजह से जितना तो 50 लाख के ऊपर इनकम ही नहीं गई थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं अगर एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई एजेपी है तो हम चेक करेंगे टोटल इनकम क्या 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो इस सिचुएशन में फॉल कर रहा है क्या, तो हम कौन सी सिचुएशन में फॉल कर रहा है, टोटल इनकम उसकी 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो इस स्लैब में फॉल कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है ना, तो जो भी टोटल इनकम है उसके बेसिक टैक्स पर सरचार्ज कितना लगेगा, 10% लगेगा। तो बेसिक टैक्स निकाल ले, सरचार्ज 10% जोड़ दे टोटल इनकम पर, और वो टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो कैलकुलेट कर लिया। अब चेक करो इसका प्रीसीडिंग स्लैब क्या है, इसका प्रीसीडिंग स्लैब हुआ 50 लाख। ठीक है, तो बेसिक टैक्स 50 लाख पे क्या बनता है, वो लेस कर दो। ठीक है, ये एक ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के अंदर क्या बोला, बेसिक टैक्स इंक्लूडिंग 10% सरचार्ज ऑन टोटल इनकम। ठीक है, उसमें से 50 लाख पर जो भी बेसिक टैक्स बनता है सरचार्ज तो बनता नहीं है, ये लेस कर दो। तो फर्स्ट ब्रैकेट जो दे रखा है इसके अंदर आ जाता है अपना इंक्रीमेंटल टैक्स। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या आया, इंक्रीमेंटल टैक्स। दोबारा सुनिए इस कंसेप्ट को। ठीक है, अभी मैं इस सिचुएशन में फॉल कर रहा हूं, तो मेरी प्रोसीडिंग स्लैब है 50 लाख,
तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को अभी टैक्स कैलकुलेट इस वे में करना है, मेरी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है, 10% सरचार्ज लगना ही है, ठीक है। तो बेसिक टैक्स सरचार्ज 10% जोड़ते हुए निकाल लू, मतलब मेरा जो भी बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज बनता है वो कैलकुलेट कर लू। लेकिन सरचार्ज लगने की वजह से मेरा टोटल टैक्स बढ़ गया। तो गवर्नमेंट का कहना प्रीसीडिंग स्लैब क्या है, चेक करो, प्रीसीडिंग स्लैब है 50 लाख, 50 लाख पे तो सरचार्ज लगता नहीं है, बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लो सिर्फ, ठीक है, वो लेस कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका इंक्रीमेंटल टैक्स। अब करो माइनस, फिर सेकंड ब्रैकेट, टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर कितनी गई, वो कहलाएगी इंक्रीमेंटल इनकम। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आया इंक्रीमेंटल टैक्स, फिर हम माइनस करते सेकंड ब्रैकेट इंक्रीमेंटल इनकम। तो कंसेप्ट क्या है, इंक्रीमेंटल टैक्स कैन नॉट एक्सीड इंक्रीमेंटल इनकम, और अगर एक्सीड कर रहा है तो माइनस कर दो इंक्रीमेंटल टैक्स में से इंक्रीमेंटल इनकम माइनस कर दो, उतनी मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो 1 करोड़ से ज्यादा होती है तो टोटल इनकम पर सरचार्ज कितना लगता है, 15% वाला लगता है। तो वो 15% वाला सरचार्ज टोटल इनकम पे कैलकुलेट कर लो, बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब प्रीसीडिंग स्लैब क्या है, 1 करोड़, 1 करोड़ पे सरचार्ज कितना लगता है 10%, तो सरचार्ज 10% और बेसिक टैक्स जोड़ दो, ठीक है। तो आपका ये यहाँ 15% आ रहा है, ये 10% आ रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंटल टैक्स आ जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें से माइनस करो, क्या 1 करोड़ के ऊपर इतनी इनकम कितनी गई, वो है इंक्रीमेंटल इनकम। तो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आएगा आपका इंक्रीमेंटल टैक्स, फिर माइनस करेंगे सेकंड ब्रैकेट इंक्रीमेंटल इनकम। तो इंक्रीमेंटल टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सरचार्ज लगता है 25%, ठीक है। तो टोटल इनकम पर सरचार्ज कैलकुलेट करो 25% वाला बेसिक टैक्स जोड़कर, ठीक है। ये टैक्स आपका है, लेकिन प्रीसीडिंग स्लैब चेक करो, प्रीसीडिंग स्लैब क्या है 2 करोड़, 2 करोड़ पर सरचार्ज 15% वाला लगता है, वो प्लस बेसिक टैक्स, तो सामने आ जाएगा इंक्रीमेंटल टैक्स कितना है सरचार्ज लगने की वजह से। तो पहले ब्रैकेट में आ जाएगा इंक्रीमेंटल टैक्स, और फिर माइनस करेंगे हम 2 करोड़ के ऊपर इनकम कितनी गई, तो टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर इंक्रीमेंटल टैक्स आता है, माइनस करते हैं, फिर सेकंड ब्रैकेट का रिजल्ट आता है इंक्रीमेंटल इनकम। इसलिए कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल टैक्स कैन नॉट एक्सीड इंक्रीमेंटल इनकम, और अगर एक्सीड कर रहा है तो इंक्रीमेंटल टैक्स में से इंक्रीमेंटल इनकम माइनस कर दो, उतनी हो जाएगी आपकी मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज, ठीक है। अब अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से एक्सीडिंग है तो 37% वाला सरचार्ज लगता है, तो सरचार्ज 37% वाला कैलकुलेट कर लो और बेसिक टैक्स कैलकुलेट कर लो, ये तो आपका आ जाएगा सरचार्ज प्लस बेसिक टैक्स। लेकिन प्रीसीडिंग स्लैब क्या है 5 करोड़, 5 करोड़ पे तो सरचार्ज कितना लगता है 25%, ठीक है, और यहां 37%, तो बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 25% वाला ये इसमें से लेस कर दिया, तो इंक्रीमेंटल टैक्स आ जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आया इंक्रीमेंटल टैक्स, अब माइनस करो, क्या टोटल इनकम 5 करोड़ के ऊपर कितनी गई, मतलब इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है 5 करोड़ के ऊपर वाली। तो इस तरीके से एमआरएस का कंसेप्ट है मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज। तो पहले हमने सरचार्ज पढ़ा, फिर एमआरएस पढ़ा, ठीक है। और यहां पर हमने क्या पढ़ा था, सरचार्ज में से एमआरएस लेस हो जाती है तो नेट सरचार्ज हम बेसिक टैक्स में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म एलएलपी और लोकल अथॉरिटी पर बेसिक टैक्स रेट है 30%, और हाँ सरचार्ज तभी लगता है जब इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीडिंग है, और सरचार्ज कितना लगता है बेसिक टैक्स का 12%, तभी लगता है जब इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीडिंग हो। कंपनी पर टैक्स रेट क्या है, इसके क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आते हैं, ठीक है ना। तो समझिए अगर डोमेस्टिक कंपनी है उसका हम सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट चेक करेंगे, वो स्मॉल टर्नओवर वाली कंपनी है उसका टर्नओवर तो 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ को भी यह स्मॉल टर्नओवर कहा गया है, ठीक है। तो अगर स्मॉल टर्नओवर वाली कंपनी है उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक ही है, तो ऐसी कंपनी पर जो डोमेस्टिक कंपनी है 25% बेसिक टैक्स लगेगा, ठीक है। और आपको पता है ये टर्नओवर सेल्स ग्रॉस रिसिप्ट हम किस ईयर की चेक करेंगे, ध्यान से सुनना, हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है 25-26, उसका तो चेक ही नहीं करेंगे, उससे भी पुराना 1 साल 24-25 उसका भी चेक नहीं करेंगे, किस ईयर का चेक करेंगे 23-24 का चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर चेक करेंगे। ध्यान से सुनिए, प्रीवियस ईयर 25-26 का भी टर्नओवर नहीं देखेंगे, प्रीवियस ईयर 24-25 का भी नहीं देखेंगे, उससे भी पुराना प्रीवियस ईयर 23-24 का देखेंगे, ठीक है।
क्यों देखते हैं ऐसा? देखो, हम 25-26 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 25-26 का तो टर्नओवर नहीं देखेंगे, और जब 25-26 का बजट आया था तब 24-25 वाला ईयर भी खत्म नहीं हुआ था। एसएससी अपना 24-25 का टर्नओवर मैनिपुलेट कर सकता था, 400 करोड़ के अंदर रख देता 25% टैक्स रेट का फायदा उठाने के लिए। इसलिए 24-25 ईयर वाले को भी बेस नहीं माना गया और 23-24 को बेस माना गया। ठीक है, अब अदरवाइज बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर ज्यादा है तो उसपे, और वो डोमेस्टिक कंपनी है, 30% टैक्स रेट लगेगी, और फॉरेन कंपनी पर टैक्स रेट बेसिक 35% है। अच्छा, सरचार्ज कितना है? टोटल इनकम देखेंगे, 1 करोड़ से एक्सीडिंग है लेकिन 10 करोड़ से एक्सीडिंग नहीं है, डोमेस्टिक कंपनी है, तो बेसिक टैक्स का 7% सरचार्ज लगेगा, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर बेसिक टैक्स का 12% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी है तो उस केस में 7% के बजाय 2% लगेगा और 12% के बजाय 5% लगेगा। ठीक है, कैसे? अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो बेसिक टैक्स का 2%। ठीक है, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर बेसिक टैक्स का 5% ही सरचार्ज लगेगा, अगर फॉरेन कंपनी है तो। फिर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना तो टोटल इनकम 10,000 रुपए तक ही है, ठीक है, तो भी 10% बेसिक टैक्स लगता है। क्यों? आपको पता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक बहुत बड़ा डिडक्शन मिलता है एटीपी का, एटीपी, और वो एटीपी आपके गोड्स में नहीं है, ठीक है ना। तो एटीपी का डिडक्शन क्लेम करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम बहुत कम हो जाती है, तो टोटल इनकम 10,000 रुपए तक की है तो भी उस पर 10% बेसिक टैक्स लगेगा। फिर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 20%, और जो इनकम 30,000 से एक्सीडिंग वाली है उस पर 30%। ठीक है, जो इनकम 20,000 से एक्सीडिंग वाली है, ठीक है, तो 20,000 से एक्सीडिंग वाली इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, 10%, 20%, 30%, इस तरीके से। अब बात करते हैं सरचार्ज कितना लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। वही जैसा डोमेस्टिक कंपनी पे लग रहा था, वो डोमेस्टिक कंपनी पे जैसे जैसे लग रहा था ना, वैसा वैसा यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लगेगा। फिर कुछ सिचुएशन में कुछ नहीं, सारी सिचुएशंस में ही हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगेगा ही 4%। किसका? बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ऑल एसएससीज पर। ऑल एसएससीज को हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो देना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिलीफ की। ये जो रिलीफ है, हम सिर्फ 89 सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 की रिलीफ पढ़ने जा रहे हैं, और ये रेगुलर टैक्स रेजिम में भी अलाउड है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी अलाउड है। पहली रिलीफ हम पढ़ते हैं, अगर एसएससी को एडवांस सैलरी या एरियर सैलरी मिली तो उस पर उसका टैक्स बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट अलाउ करती है कि वो उस पर बढ़े हुए टैक्स पर सेक्शन 89 सब सेक्शन 1 की रिलीफ क्लेम कर सकता है। ये रिलीफ क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है? रिलीफ कितनी मिलेगी? R-D। ठीक है, R-D। आर का यहां पर क्या मतलब है? उन सारे रिलेवेंट ईयर्स का टैक्स रिसिप्ट बेसिस पर कंप्यूट करेंगे। कौन सा? टोटल टैक्स। उन सारे रिलेवेंट ईयर्स का टोटल टैक्स रिसिप्ट बेसिस पर कंप्यूट करेंगे, उसको कहा जाएगा आर। और उन सारे रिलेवेंट ईयर्स का टोटल टैक्स ड्यू बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे डी, और R-D कर देंगे तो रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहां सवाल पैदा होता है कि रिलेवेंट ईयर्स का मतलब क्या है। देखो, जिस ईयर की एडवांस सैलरी और एरियर सैलरी मिली, जिस ईयर की मिली और जिस ईयर में मिली, जिस ईयर की मिली और जिस ईयर में मिली, वो दोनों रेलेवेंट ईयर्स है, तो उन दोनों ईयर्स का टैक्स पहले हमको रिसिप्ट बेसिस पर निकालना पड़ेगा, फिर ड्यू बेसिस पर निकालना पड़ेगा। और जो रिसिप्ट बेसिस पर टोटल टैक्स आया है उसको बोला जाएगा आर, और जो ड्यू बेसिस पर टोटल टैक्स आया है उसको बोलेंगे हम डी, और R-D कर देंगे तो रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये रेलेवेंट ईयर्स का क्या मतलब है? जिस ईयर की एडवांस सैलरी है और जिस ईयर में मिली है, वो दोनों ईयर्स रेलेवेंट ईयर्स कहलाएंगे। और ध्यान रहे, रिलीफ अगर नेगेटिव आ रही है तो जीरो मानी जाएगी। क्यों? रिलीफ नेगेटिव नहीं हो सकती, अगर कैलकुलेशन वाइज नेगेटिव आ भी रही है तो उसे जीरो मानेंगे। फिर एसएससी को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वो ग्रेच्युटी पर हमने पढ़ा था सैलरी एक्ट पे सेक्शन 10(10) में एग्जम्पशन मिलता है। ठीक है, फिर एग्जम्पशन क्लेम करने के बाद जो टैक्सेबल ग्रेच्युटी बचती है फिर उस पर रिलीफ मिलती है। ध्यान रहे, रिलीफ टोटल टैक्स में से मिलती है। कई लोग पूछते हैं सर रिबेट तो बेसिक टैक्स में मिलती है और रिलीफ टोटल टैक्स में से मिलती है। ठीक है, अच्छा, कई लोग ये भी पूछते हैं सर एग्जम्पशन तो
जीटीआई में से ही लेस हो जाते हैं, मतलब जीटीआई में इंक्लूड ही नहीं होती है वो इनकम, ठीक है। और डिडक्शन जीटीआई के बाद लेस होते हैं। तो एग्जाम्पशन और डिडक्शन में डिफरेंस है। एग्जाम्पशन जीटीआई से पहले मिलते हैं, डिडक्शन जीटीआई के बाद मिलते हैं। रिबेट बेसिक टैक्स में से मिलती है, रिलीफ टोटल टैक्स में से मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेचुटी पर रिलीफ कितनी मिलेगी। तो अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूअस सर्विस 15 साल की रेंडर कर चुका है इस जॉब की अपने एम्प्लॉयर के पास, तो फिर उसका ग्रेचुटी पर रिलीफ कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर होगा। पहले हम कैलकुलेट करेंगे सीटीआर। सीटीआर मतलब करंट टैक्स रेट। वो क्या है, देखो सुनो, टोटल इनकम हम चेक करेंगे, टोटल इनकम पर टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम हम टैक्सेबल ग्रेचुटी वाली लेंगे, टैक्सेबल ग्रेचुटी वाली को इंक्लूड करते हुए, मतलब आफ्टर एग्जम्पशन जो टैक्सेबल ग्रेचुटी बच रही है वो टोटल इनकम के अंदर शामिल करते हुए उस पर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उस टोटल टैक्स को डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100 कर लेंगे, तो हमारे पास उस ईयर की टैक्स आ जाएगी। उसी को ही हम बोलेंगे करंट टैक्स रेट। तो सीटीआर करंट टैक्स रेट आ गई, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप, जो टैक्सेबल ग्रेचुटी अभी हमने करंट ईयर में निकाली है उसका 1/3 करेंगे, 1/3, और उसका 1/3 पास्ट 3 इयर्स में जाकर इंडिविजुअली पास्ट 3 इयर्स की इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 जाकर उनके पास्ट 3 इयर्स की टोटल इनकम में एड ऑन कर देना है टैक्सेबल ग्रेचुटी का 1/3। तो पास्ट ईयर में 1/3 1/3 1/3 पास्ट 3 इयर्स में जाकर उन ईयर की टोटल इनकम में ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उन इयर्स का टोटल टैक्स निकालना है और टोटल टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100 करके उन पास्ट 3 इयर्स की भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालनी है। तो पास्ट 3 इयर्स की भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअली 3 एवरेज रेट आ जाएंगी। उन पास्ट 3 इयर्स की एवरेज रेट ऑफ टैक्स का भी एवरेज करना है, ठीक है। तो उसका भी क्या करना, देखो एवरेज तो तीनों इयर्स का आपने निकाल दिया, ईच ईयर का, ठीक है। इसको हम बोलेंगे A3 मतलब एवरेज ऑफ 3 इयर्स। फिर क्या करेंगे, ये जो 3 एवरेज रेट आई है ना इसका भी एवरेज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तीनों एवरेज रेट को जोड़कर डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो एवरेज का भी एवरेज हो जाएगा और एक ही रेट आ जाएगी, पास्ट 3 इयर्स की एक रेट आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे पीटीआर। पीटीआर मतलब पास्ट टैक्स रेट, ठीक है। तो सीटीआर आ गया, पीटीआर आ गया, सीटीआर माइनस पीटीआर कर देंगे तो रिलीफ रेट का परसेंटेज आ जाएगा, और इस रिलीफ के रेट के परसेंटेज को हम उस टैक्सेबल ग्रेचुटी पर अप्लाई कर देंगे ना तो रिलीफ का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन प्रोसीजर है, तब अप्लीकेबल होगा जब एम्प्लॉय ने कंटिन्यूअस 15 साल की सर्विस रेंडर की है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने 15 साल से कम लेकिन 5 साल से ज्यादा सर्विस रेंडर की है तो यहां A3 की जगह आपको A2 करना पड़ेगा, मतलब पास्ट 2 इयर्स का ही एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है। अब पास्ट 2 इयर्स का ही एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाला, दोनों पास्ट 2 इयर्स की एवरेज रेट आ गई, उन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज का एवरेज हो जाएगा, वो कहलाएगा पीटीआर, ठीक है। और अगर एम्प्लॉय की 5 साल से कम सर्विस है और एम्प्लॉयर ने उसको फिर भी ग्रेचुटी दी है तो ग्रेचुटी पर उसको ये कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय को वीआरएस कंपनसेशन मिला, एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन मिला या टर्मिनल कंपनसेशन मिला, वो रिलीफ क्लेम कर सकता है। अब ध्यान से सुनना, रिलीफ कैलकुलेट करने का सारा प्रोसीजर वही होगा जो हमने इस ग्रेचुटी के कॉलम 1 में पढ़ा है, वही एप्लीकेबल होगा जो हमने ग्रेचुटी कॉलम 1 में पढ़ा है। और लेकिन ये रिलीफ तभी मिलेगी अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो। कंडीशंस क्या है, एम्प्लॉय की कंटिन्यूअस कम से कम 3 साल की सर्विस कंटिन्यूअसली कंप्लीट होनी चाहिए और उसकी बची हुई सर्विस, बची भी मतलब जो भी बाकी है सर्विस देना, वो तो जल्दी रिटायरमेंट ले रहा है ना, तो उसकी अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अभी भी कम से कम 3 साल बची हुई है, तो उसकी कम से कम 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और उसकी कम से कम 3 साल की सर्विस बची हुई है। ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो उसको रिलीफ मिलेगी, और रिलीफ हम पढ़ चुके हैं ग्रेचुटी के कॉलम 1 के प्रोसीजर के हिसाब से मिलेगी। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, हमने सैलरी हेड में भी वो बात पढ़ी थी कि हमने पढ़ा था ग्रेचुटी वो वीआरएस पर कंपनसेशन मिलता है सेक्शन 1010C में, अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो रिलीफ नहीं मिलेगी, और अगर रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो वो 1010C का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये बात हमने सैलरी एड में भी पढ़ी थी। फिर अगर एसएससी सैलरीड एम्प्लॉय है और उसको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है,
कम्यूटेड पेंशन पर भी सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की रिलीफ मिलेगी और वही ग्रेच्युटी कॉलम 1 के हिसाब से मिलेगी। मतलब कैलकुलेशन प्रोसीजर तो आपका यही ग्रेच्युटी कॉलम 1 जैसा ही रहेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्यूटेड पेंशन ऑल्सो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ये सब सैलरी हेड का आइटम है। ग्रेच्युटी ये सैलरी हेड का आइटम है। और वीआरएस कंपनसेशन, एक्स रेशिया कंपनसेशन, टर्मिनल कंपनसेशन, कम्यूटेड पेंशन, अरे ये सब सैलरी हेड के आइटम है। तो सैलरीड एम्प्लॉय को ही सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 की रिलीफ मिलेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम आज का थर्ड चैप्टर। तो एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया एग्जाम्प्ट है, सेक्शन 10 क्लॉज 1 में एग्जाम्प्ट है। आउटसाइड इंडिया वाली एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल है। अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग सेक्शन 2 क्लॉज 1A में दे रखा है। अगर आपने किसी को एग्रीकल्चरल लैंड जो सिचुएटेड इन इंडिया है वो किराए पर दी है और वो उसका एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज करता है, जैसे आप तो लैंड ओनर हो, आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, आपने किसी किसान को खेती के लिए दी और वो किसान आपको रेंट पे कर रहा है, वो रेंट आपके लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो वो रेंट रेवेन्यू आपके लिए, लैंडलॉर्ड के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। अच्छा, वो जो किसान है वो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पैदा कर रहा है, वो जब फसल बेचेगा उसको जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी क्या? हाँ, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। तो एनी इनकम फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करके, इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और फार्म हाउस से इनकम मिली वो भी एग्रीकल्चरल इनकम है। और ऐसी इनकम मिली जो फ्रॉम मिली सप्लिंग एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन ए नर्सरी, जो नर्सरी के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं फिर वो बेचते हैं, तो उससे भी जो होती है इनकम वो एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। अच्छा, एग्रीकल्चरल इनकम जैसे इनकम हुई फॉरेस्ट से या फ्लावर्स बेचने से इनकम हुई, फ्लावर उगाए फिर बेचे, एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में इंगेज्ड है। ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में इंगेज्ड है, उसके पार्टनर्स को अपनी फर्म से जो सैलरी और रेम्युनरेशन मिलेगा वो पार्टनर के हेड्स में एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। बहुत ही स्पेशल पॉइंट। ठीक है, फिर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के एग्जांपल, आप लैंडलॉर्ड हो, आपने किसी किसान को वो खेत किराए पर दिया, वो आपको रेंट पे करता है, वो रेंट तो एग्रीकल्चरल इनकम है आपके लैंडलॉर्ड के लिए, लेकिन वो रेंट उसने देरी से पे किया तो आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट्री की सेल किया, वाइल्ड ग्रास, फ्रूट्स, फ्लावर जो अपने आप उग गए, जो नेचुरली और स्पॉन्टेनियसली उगे, अपने आप उगे, वो आपने बेचे, उससे इनकम हुई, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। इसका मतलब फ्रूट्स फ्लावर्स आप जानबूझ के उगाओ फिर बेचो, तो उससे जो इनकम होगी वही एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। फिर फिल्म शूटिंग इन फार्म हाउस, वो कोई एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, और एग्रीकल्चरल इनकम आउटसाइड इंडिया वो भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उस पर सेक्शन 10(1) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, पार्सल अगर एसएससी के पास एग्रीकल्चरल इनकम है तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते टाइम पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल होगी। ये पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। देखो, वैसे तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, हाँ, लेकिन टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते टाइम इसको कंसीडर किया जाएगा। यही है पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम। ये स्कीम क्या है और स्कीम कब एप्लीकेबल होगी? कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो एप्लीकेबल होगी। वो कंडीशंस क्या है? एसएससी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई या एजेपी होना चाहिए, और हाँ, वो रेजिडेंट भी हो सकता है और इवन नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, और उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट क्या है बता चुके हैं कि रेगुलर टैक्स रेजिम में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 4 लाख। तो उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, और एग्रीकल्चरल इनकम भी 5,000 रुपए से ज्यादा होगी तो ही पार्सल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल होगी। ये स्कीम है क्या? ये स्कीम आपको टैक्स, बेसिक टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बताती है, और बेसिक टैक्स कैलकुलेशन में एक ट्विस्ट लेकर आती है। ठीक है, यही तो है पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। तो क्या है स्कीम, समझते हैं। आप एग्रीकल्चरल इनकम लीजिए और उसके अंदर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी जोड़ दीजिए। ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी? ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी आपकी
टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शंस, ये आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। इसमें एक बार एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ दीजिए, ठीक है। फिर जो टोटल इनकम आती है उसका बेसिक टैक्स निकाल लीजिए। अब आप बोलोगे सर एग्रीकल्चरल तो इनकम तो एग्जम्प्ट है, तो यहाँ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने में मैंने बोला ना कंसीडर होगी, मैंने बोला था ना कंसीडर होगी। अब गवर्नमेंट का कहना है इसमें से लेस करिए। क्या लेस करिए? एग्रीकल्चरल इनकम के साथ बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट जोड़ दीजिए। जो भी बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट एसएससी पर एप्लीकेबल है वो जोड़ दीजिए एग्रीकल्चरल इनकम में, और उसका बेसिक टैक्स निकाल लीजिए, और ये बेसिक टैक्स लेस करिए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या? एग्रीकल्चरल इनकम के साथ अपनी टोटल इनकम जोड़ दो, जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो जोड़ दो, एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल जोड़ दिया, उस पर बेसिक टैक्स निकाल दो। फिर लेस करो कि बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट में एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ को दो और उस पर बेसिक टैक्स निकाल दो, ये लेस कर दो, ठीक है। फिर आएगा आपका बेसिक टैक्स। बेसिक टैक्स अब आया है, ठीक है, ये बेसिक टैक्स आया है, ठीक है। तो बेसिक टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बदल जाता है पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम में, ठीक है। बट हाँ, पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम अप्लाई होने की कंडीशंस याद रखना। इंडिविजुअल एचयूएफ, एयूपी, बीआई, एजेपी पर एप्लीकेबल है, इवन एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। और उसकी टोटल इनकम बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए और एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। फिर अब हम कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल इनकम पढ़ेंगे जहां पर 100% एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा। तो 100% एग्रीकल्चर नहीं माना जाएगा इनकम, तो कितना माना जाएगा? तो रूल 8 पढ़ते हैं। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का बिजनेस है एसएससी का, तो एग्जम्प्टेड पोर्शन का ध्यान रखना। बाकी की बैलेंस इनकम तो क्या होगी? वो टैक्सेबल बिजनेस इनकम मानी जाएगी, उसका ध्यान मत रखना। क्यों? ये ध्यान रखने के चक्कर में एग्जम्प्टेड पोर्शन भूल जाते हैं आप। तो एग्जम्प्टेड ध्यान रखना, कितना एग्जम्प्ट होगा? जैसे 60% एग्जम्प्ट होगा तो इंप्लाइड है ना 40% ही टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो आप याद रखना एग्जम्प्ट कितना होगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी मानी जाएगी इसके अंदर? 60% इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए एग्जम्प्ट की जाएगी, ठीक है। और अगर रबड़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो एग्रीकल्चरल पोर्शन 65% माना जाएगा, एग्जम्प्ट होगा। फिर अगर कॉफी ग्रोन एंड क्योर की, तो उस सिचुएशन में उस बिजनेस इनकम का 75% एग्रीकल्चरल पोर्शन माना जाएगा, एग्रीकल्चरल कंटेंट माना जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर कॉफी पर हमने 2 प्रोसेस की, ग्रोन और क्योर्ड, तो एग्जम्प्टेड पोर्शन 75% माना गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना अगर कॉफी पर 4 प्रोसेसेस परफॉर्म की, कॉफी ग्रो की, क्योर की, रोस्टेड और ग्राउंडेड की, विथ और विदाउट इंक्लूडिंग फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट उसमें शामिल किए नहीं किए, तो ये कॉफी टी के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। और टी पर एग्जम्पशन कितना है? 60%। तो इस कॉफी पे भी 60% एग्जम्पशन मिलेगा और बैलेंस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो टी पर 60% एग्जम्प्टेड पोर्शन माना जाता है, रबड़ पर 65% माना जाता है, कॉफी पर 2 प्रोसेस करो, ग्रोन और क्योर्ड, तो कितना? 75% एग्जम्प्टेड पोर्शन माना जाता है। लेकिन अगर कॉफी पर 4 प्रोसेसेस करो, ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड और ग्राउंडेड, तो उस सिचुएशन में वो इक्विवेलेंट टू टी मानी जाती है। और टी पर कितना एग्जम्पशन है? 60%। तो इस कॉफी पर भी 60% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, उतनी एग्जम्प्ट हो जाएगी, और बाकी की रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो इनकम होती है, जैसे गेहूं की फसल उगाई, तो अदर केस उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केट वैल्यू लिख देंगे और उसमें से कॉस्ट लेस कर देंगे और सारा 100% पोर्शन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, ठीक है। अब एक बात जो हमने समझी थी, पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशन में एंगेज्ड है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म पर तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीआई और एजेपी पर लगती है, तो पार्टनरशिप फर्म पर तो लगेगी नहीं पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम। हाँ, एक बात हमने और समझी थी, अगर पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस कर रही है तो उसके पार्टनर्स को जो सैलरी और इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो पार्टनर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, ठीक है। तो वो सैलरी पार्टनर के हेड्स में एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो सुनिए, पार्टनरशिप फर्म पर तो वो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम नहीं लगी, ये एग्रीकल्चरल इनकम किसकी मानी जा रही है? पार्टनर की मानी जा रही है। तो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम पार्टनर्स को इंडिविजुअल कैपेसिटी में एप्लीकेबल होगी, ठीक है, समझ आ गई बात। वो पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम पार्टनर्स को अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एप्लीकेबल हो जाएगी। बट हाँ, ध्यान रखना उस पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा ना, वो प्रॉफिट शेयर तो एग्जम्प्ट है, अंडर सेक्शन 10(2)A में एग्जम्प्ट है, ठीक है।
तो प्रॉफिट शेयर तो सेक्शन 10(2) में एग्जाम्प्ट है। अब एक बात सुनिए, अगर पार्टनरशिप फर्म वो टी कॉफी रबड़ वाले बिजनेस में एंगेज्ड है तो इधर पार्टनर्स के लिए एग्रीकल्चरल पोर्शन क्या वही 60% 65% ऐसे माना जाएगा और बाकी का 40% टैक्सेबल हो जाएगा क्या? हाँ, तो वो पोर्शन टैक्सेबल पार्टनर्स के लिए होगा, ठीक है, और बाकी का एग्रीकल्चरल इनकम मानते हुए एग्जेम्प्ट होगा क्योंकि फर्म टी कॉफी और रबड़ बिजनेस में एंगेज्ड है, ठीक है। तो आज हमने ये 3 चैप्टर पढ़े। पहला था टैक्सेशन ऑफ स्पेशल इनकम, दूसरा था रेगुलर टैक्स रेजिम, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, रिबेट रिलीफ वगैरह का प्रोसीजर, सरचार्ज का कंसेप्ट समझा आज, और मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज समझा। फिर हमने आज एग्रीकल्चरल इनकम के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम भी समझ ली, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला ये इसकी पीडीएफ फाइल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, तो आज का ये रिवीजन लेक्चर कंप्लीट।